हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो अभी तक हमने जो है हमारा जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, उसमें हमने जो है जो राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन 35 तक कर लिया था। आज हम उससे आगे करेंगे 36 से। तो 36 नंबर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक कौन बैठता है? ये है हमारा परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, बी कक्षा संचालक क्लास मॉनिटर का चुनाव, सी किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, डी मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें जो है हमारी कक्षा संचालक द्वारा जो क्लास मॉनिटर का चुनाव होता है वो सबके सामने होता है। तो यहाँ क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। प्रत्येक लोकतंत्र का चुनाव का जो जो हो गया एग्जाम्पल वो ये होता है बी। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? ए मतदाता सूची तैयार करना, बी उम्मीदवार का नामांकन, सी मतदान केंद्रों की स्थापना, डी आचार संहिता लागू करना, ई पंचायत के चुनावों को सर्वेक्षण। तो इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? पंचायत के चुनावों का सर्वेक्षण, इसका ई हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रणाली समानता है? ए 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है, बी विभिन्न प्रत्याशी के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है, सी प्रत्येक मत का मूल्य समान होता है, डी विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होना चाहिए। तो निम्नलिखित में कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली समानता है? तो सी प्रत्येक मत का मूल्य समान होता है, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर है, फर्स्ट फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है, या बी देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दल का सदस्य हो, सी चुनाव क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत अर्जित करता हो, डी 50% से अधिक मत हासिल करने प्रथम स्थान पर आता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का जो प्रत्याशी घोषित होता है सो चुनाव क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत अर्जित करने वाला, सी हो जाएगा इसका। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? ए अपनी पसंद के व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, बी लोकसभा में बहुत मत वाले प्रधानमंत्री का उसके पद से हटा सकते हैं, सी दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, डी प्रतिनिधि परिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो ये तीनों गलत है, सी जो है इसका सही है। दोनों सदस्यों के द्वारा पारित विधेयक द्वारा पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। इसका 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ए जिलाधीश, बी गृह मंत्रालय का सचिव, सी गृह मंत्री, डी पुलिस महानिदेशक। तो निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो सी गृह मंत्री। उसका 42 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? ए संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, बी अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ हो तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है, बी सी न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, और डी अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत जा सकता है। तो न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान गलत है? तो इसका जो ए संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून जो है कानून का सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, इसका क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। तो राजनीतिक संस्था में से कौन सी संस्था देश की मौजूदा कानून को संशोधन कर सकती है? तो सांसद, डी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संस्थाएं नहीं हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नगरपालिका। तो इनमें से कौन एक संस्थाएं नहीं है? डी नगरपालिका। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, संस्थाओं के बुनियादी नियमों का वर्णन कहाँ मिलता है? संस्थाओं के बुनियादी नियमों का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका ये संविधान में, अध्यादेश में, संसद की नियमावली में, विधानसभा द्वारा निर्मित कानून में। तो संविधान में, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संस्थाओं के साथ और भीतर रहकर निम्नलिखित में से किसको काम नहीं करना पड़ता है? प्रधानमंत्री को, जनता के प्रतिनिधियों को, राज्यपालों को, या जनता को? तो जनता को। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, संसद के गठन कैसे होता है? राज्यसभा और लोकसभा द्वारा, भी राज्यसभा और लोकसभा और प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा लोकसभा मंत्रिमंडल द्वारा, या
राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति द्वारा। तो संसद का गठन कैसे होता है? तो राज्यसभा का, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर जो होता है सो संसद का गठन होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो समानता का अधिकार है मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का है अधिकार मौलिक अधिकार, लेकिन ये जो हमारा है विदेश घूमने का अधिकार जो है सो हमारा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय था उच्च न्यायालय। तो जो है इसका हो जाएगा सो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सी। के बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या जीवन का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है ना सो कानूनन आप जो है सो अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं स्थगित किए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं, इसके बारे में संविधान में मौन है, डी निरर्थक हो जाते हैं। तो आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है ना वो स्थगित किए जाते हैं, उस कुछ समय के लिए नहीं रहते हैं। ए। उसके बाद हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? ये सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, ये तो है सशस्त्र विद्रोह को भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी शस्त्र के साथ विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये नहीं है। सी। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता या संविधान के केंद्रीय मूल्यों को विरोध करने की स्वतंत्रता। तो इसका जो होगा सो बी, शस्त्र के साथ विरोध करने की नहीं है। के बाद हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अधिकार नहीं देता? भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार नहीं देता है? ए, काम का अधिकार, ए हो जाएगा काम का अधिकार, बी निजता का अधिकार, सी अपनी की संस्कृति की रक्षा का अधिकार, डी पर्याप्त जीविका का अधिकार। तो भारत संविधान में से कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो काम का अधिकार। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, दोनों में से कौन धार्मिक स्वतंत्रता का सही व्याख्या है? ए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी धर्म को अपना कर उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। बी, अगर किसी धर्म विशेष के द्वारा कोई शैक्षिक संस्था चलाई जाती है तो उसे आज़ादी है कि वह किसी अन्य धर्म के मानने वाले को उसमें प्रवेश नहीं दे। तो इसका जो देखिए आप साफ साफ दिख रहा है, जो इसका ए होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना कर उस प्रचार कर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का सही व्याख्या है। उसके बाद हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन है? ए, हथियार सहित सभा करने का अधिकार, बी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषणता विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। इनसे नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन है? नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उससे संबंधित अधिकार जो है सो सी है, भाषणता विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक अधिकार है? निम्न से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक अधिकार है? ए, किसी व्यक्ति को प्राप्त अधिकार, बी कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, सी संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, डी संविधान द्वारा प्रदत्त हुए अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक अधिकार है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, इसका सी हो जाएगा। उसका 57 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के किस अधिकार पर पाबंदी उचित है? सुरक्षा कारणों से नागरिकों को कुछ इलाकों में जाने से प्रतिबंध, भी स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों की संपत्ति खरीदने पर रोक, शासक दल को अगले चुनाव के नुकसान पहुंचाने वाली किताबों पर रोक, डी आपातकाल के विचार में अभिव्यक्ति की क्षमता पर रोक। तो स्वतंत्रता के वो किस अधिकार पर पाबंदी जो उचित है? सुरक्षा कारणों से नागरिकों को कुछ इलाकों में जाने से प्रतिबंध, इसका जो है ए हो जाएगा, उचित होगा ये, बी इसका ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है? ए, बिहार के मजदूरों को पंजाब के खेतों में काम करने जाना, बी ईसाई मशीनरियों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में मर्द और औरत का समान वेतन मिलना, डी बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति में विरासत पाना। तो इनमें से कौन मौलिक अधिकार का उपयोग जो है ना उदाहरण नहीं है? तो इसका डी हो जाएगा, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति की विरासत में पाना, इसका डी जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? इसका ए जो है हमारा जो है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों को छाया रिफ्लेक्शन राजनीति पर भी पड़ता है,
बी लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। सी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने में सबसे अच्छा तरीका है। डी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो हमारे सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो डी हो जाएगा, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 बयानों पर विचार करें। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो, सच है सिर्फ भारत जैसे देशों में। निम्नलिखित में बयानों पर विचार करें। ये जो हमारे 3 बयान दिए हुए हैं प्ले ऑफ को जो है, इस बयान जो ये क्वेश्चन है इसमें से हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से क्या सही है। तो जो हम जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। बी जो है, यह संभव है कि एक व्यक्ति कई पहचान हो, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इस बयानों में से कौन सा बयान सही है लगता है आपको? तो आप टिक लगाइए। तो यहाँ पे ए और जो है और यानी ऊपर वाला दोनों जो है सो सही है। जो है सो गलत है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन नहीं है। संभव तो है लेकिन और भी देशों में जो है सो भी संभव है। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉबी स्मिथ एंड जॉन कॉलिंस, डी जेड गुडी। तो इसका जेड गुडी हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। तो इसका हो जाएगा बी। जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा जो मतलब होता है वो होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं। उसका 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्थाएं में? तो भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्याख्या पंचायती राज संस्थाएं में, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। ए सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ए एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी सुखी साथ रहते हैं। सी एक धर्म के न्याय एक समुदाय बनाते हैं। डी एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। देखिए सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित वो है जो है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारा 65 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी देता है। जो है किसी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो डी सही है, सी सही है। इसमें जो है भारतीय संविधान में कौन सा कथन गलत है? तो धर्म के तो ये जो है ये धर्म के राजकीय धर्म बनाते, इस हमारे जो सभी धर्म है वो राजकीय धर्म है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की जो है मनाही करता है। धर्म के आधार पर यह भेदभाव को क्या है मनाही करता है जो है भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुझे जो लग रहा है क्वेश्चन में ये तो धर्म के आधार पर भेदभाव क्या मनाही करता है, ये भी सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह एक धर्म ये जो है कथन गलत, ये जो है भारतीय संविधान के लिए गलत है। बी इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है हमारे भारतीय संविधान एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। इसका 66 नंबर आंसर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 15 का है आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है, मनाही की गई है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या थी 34%, 38%, 42%, 48%। तो 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या थी वो 34% थी, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ईसाई बहुल देश है? उत्तरी आयरलैंड,
नीदरलैंड, क और ख दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सी ईसाई बहुल देश है? तो क और ख दोनों, इसका सी हो जाएगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, 1967 तक भारतीय राजनीति में निम्न में किसका वर्चस्व रहा? सवर्ण का, निम्न जाति का, अनुसूचित जाति का, निम्न से कोई नहीं। 1967 तक भारतीय राजनीति में सवर्ण का जो ना सो वर्चस्व रहा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन की निम्न में कौन सी अभिव्यक्तियाँ हैं? जाति का, धर्म का, लिंग का, उपयोग समिति। इस सामाजिक विभाजन की जो हमारे भारत देश में जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो इनमें से सभी है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है। तो वर्ण व्यवस्था जो हमारे शास्त्र में किए गए हैं वो उसका व्यवस्थित रूप क्या है? तो पहला ब्रह्मता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसका वैश्य, उसके बाद शूद्र, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्न में किसका योगदान है? ज्योतिबा फूले का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उपयोग सभी। तो समाज सुधार आंदोलन में उपयोग सभी के बारे में है। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था को निम्न में किसने कमजोर किया? किसने कमजोर किया है? आर्थिक विकास ने, शिक्षा की वृद्धि ने, शहरीकरण ने। तो जाति व्यवस्था को निम्न में तीनों जो है ना सो कमजोर किया है, इसका क्या हो जाएगा? उपयोग सभी। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2019 से 2000 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वालों में अनुसूचित जनजाति ग्रामीण का प्रतिशत है 45.8%, 35%, 41% या 42%। तो जो 2000 के अनुसार 1999 2000 के जो गरीब रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है 45.8% है। तो हमारा जो है 75 तक क्वेश्चन हो चुका है। आगे का क्वेश्चन जो है हम करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।